अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इन्विटेशन पे मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं, जिसके शर्फ भी मैं ही हासिल करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ख़वातीन और हज़रात, अब आगे बढ़ने से पहले मैं पैनल के शुरका का आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। गवर्नर स्टेट बैंक जनाब जमील अहमद साहब के दाएं हाथ पे तशरीफ़ रखती हैं DGI मोहतरमा सीमा कामिल। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं हमारे डायरेक्ट DG बैंकिंग एंड FMRN डॉक्टर इनायत हुसैन, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डायरेक्टर MPD जनाब फिदा हुसैन साहब। अब मैं गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करूंगा कि इकॉनमी के ओवरव्यू और पॉलिसी रेट के बारे में डिस्कशन करें। गवर्नर साहब। शुक्रिया खुबैब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको स्टेट बैंक में खुश आमदीद। इसमें हमारी आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग रेगुलर होती है, तकरीबन 2 माह में 1.5 माह में एक दफ़ा होती है, और आज उस कमेटी की मीटिंग थी। आप सब ये भी जानते हैं कि ये कमेटी जो है वो स्टेट बैंक एक्ट के तहत बनी हुई है, और ये एक स्टैट्यूटरी कमेटी है जो कि पॉलिसी रेट के बारे में डिसीजन करती है। लॉ में इसको ऑथोराइज़ किया हुआ है। तो आज इस कमेटी की जो मीटिंग हुई है, तो इसमें कमेटी ने जो डिसीजन किया है, मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ा सा उसका रैशनल बता देता हूँ, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस जो है वो हम ले लेंगे। सो कमेटी ने आज फैसला किया है कि पॉलिसी रेट को 1% से बढ़ाया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी रेट जो पहले 16% था वो बढ़ के अब 17% हो गया है। तो इसके कमेटी ने जो रिव्यू के बाद जो फैक्टर्स नोट किए हैं, मैं ब्रीफली उस पर थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो कमेटी ने ये नोट किया कि महंगाई का दबाव जो है वो बरकरार है, और ये दबाव वसी बुनियाद है, और अगर ये दबाव इसी तरह कायम रहा तो तवक्को से ज़्यादा तवील मुद्दत में महंगाई की बुलंद तवक्कुआत पर मुंतज हो सकता है। तो MPC ने ज़ोर दिया कि महंगाई की तवक्कुआत पर काबू पाने और मुस्तकबिल में पायदार शरह नमू के लिए कीमतों के इस्तेहकाम के मकसद को हासिल करना बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कमेटी ने ख़ास तौर पर 3 इकनॉमिक डेवलपमेंट्स जो है वो नोट किए हैं। एक तो ये कि दिसंबर और नवंबर पिछले जो 2 महीने थे, उसमें महंगाई में कुछ एतदाल आया है, लेकिन उसके बावजूद जो कोर इन्फ्लेशन है पिछले 10 माह में, वो अभी भी उसमें मुसलसल इजाफे का रुझान है। और हालिया जो हमने सर्वे किया है उसमें सार्फिन और कारोबारी तबके की महंगाई की तवक्कुआत में भी इजाफा हुआ है। दूसरी बात यह है कि बैरूनी शोबे के लिए हमारे जो नियर टर्म जो शॉर्ट टर्म जो चैलेंजेस हैं, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी अभी बरकरार हैं, और उसमें जो है नई रकूम जो नए इन्फ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें थोड़ा सा डिले है, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स के ऊपर जो है वो मुसलसल इस वक्त प्रेशर है। और तीसरी बात जो कमेटी ने नोट की वो इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हैं बैन अवी लेवल पे, जो इकनॉमिक ग्रोथ की रिसेंट फोरकास्ट जो है वो उनको डाउनग्रेड किया गया IMF की तरफ से भी, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, और दूसरे इंटरनेशनल जो हमारे मल्टीलैटरल्स हैं उनकी तरफ से। और उसमें अभी गैर यकीनी की सूरत हाल बैन अवी मार्केट में वो बरकरार है, और उसके असरात जो है वो हमारी मार्केट के ऊपर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो उसका इम्पैक्ट आता है, और इसके अलावा हमारे जो रेमिटेंसेस हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। ख़ासकर जो हमारे रेमिटेंसेस वाले कॉरिडोर हैं जहाँ से हमें रेमिटेंसेस आती हैं, उनमें अगर ज़्यादा महंगाई होती है तो हमारे वर्कर्स जो हैं उनकी कास्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे बढ़ती है, और उसके नतीजे में हमारी रेमिटेंसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। तो इन तीन मेजर जो बड़ी जो वजूहात थी, इसको कमेटी ने ख़ास तौर पर नोट किया। उसके बाद तफसील के साथ कमेटी ने
जो बैरूनी शोबा की हमारी कारकर्दगी है और जो रियल सेक्टर जो हकीकी हमारी शोबा है रियल सेक्टर का, उसकी डेवलपमेंट्स को भी नोट किया। और इसके अलावा जो हमारी जो एक्सटर्नल साइड की चीज़ें हैं और फिजिकल साइड की चीज़ें हैं उनको भी काफ़ी गौर से उसका एनालिसिस किया और उसके बाद ये फ़ैसला किया। जो हमारी रियल साइड की ग्रोथ है उसमें हमने जो पहले जीडीपी ग्रोथ का जो फोरकास्ट दी हुई है स्टेट बैंक ने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, वो 2% थी। और उसमें अभी जो हमने जो उस कमेटी नवंबर की मीटिंग के बाद अब तक का जो रिव्यू किया है, सो उसमें हमारी जो इस वक्त एक्सपेक्टेशन ये है कि इसमें थोड़ा रिस्क्स हैं और थोड़ा इसमें डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है, जैसे कि अब रिसेंट जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो उसकी वजह से। और ख़ासकर जो हमारे एक्सटर्नल साइड के इश्यूज़ हैं, हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है और हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके ऊपर जो इस वक्त जो असर आ रहे हैं, तो उसका हमारी ग्रोथ के ऊपर कुछ भी फ़र्क पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कुछ इस वक्त कंट्रैक्शन हुई है, तो वो भी आपने देखा कि पिछले महीने नवंबर के महीने में 5.5% की कंट्रैक्शन थी। और ओवरऑल जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो काफ़ी उसमें इश्यूज जो है वो चल रहे हैं। फिर एक्सटर्नल साइड में जो हमारा शुरू में जो ख्याल था कि 10 बिलियन का इस साल का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, तो उसमें अभी तक हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस रही है पहले 6 माह के दौरान, तो वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हमने जो इंपोर्ट साइड के ऊपर काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन की है और इसके साथ साथ जो है वो गो के एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस में स्लो डाउन है। लेकिन इस स्लो डाउन के बावजूद हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है पहले 6 माह के दौरान, जुलाई से दिसंबर 2022 तक, वो 3.7 बिलियन है। 3.7 बिलियन डॉलर का मतलब ये हुआ कि हम जो है अभी तक अपने टारगेट से बिल्कुल उसके मुताबिक चल रहे हैं। और बल्कि हमारा अब ये ख्याल है कि जो 10 बिलियन का हमारा टारगेट था कि हम ये अचीव करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट का, उसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी आएगी। और ये साल जो है वो ज़्यादा इम्कान ये है कि हम 9 बिलियन से नीचे का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, जिसके नतीजे में हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कुछ कम होंगी। लेकिन साथ साथ जो है वो हमारे लोन्स की रीपेमेंट्स जो हैं जो हमारे गैर मुल्की कर्ज़े हैं, उनकी लोन रीपेमेंट्स हमने काफ़ी सारी पहले ही कर ली हैं और कुछ अभी बाकी रहती हैं। तो इसकी जो हमने जो रीपेमेंट्स की हैं उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट तो एक तो हमारा है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे रीपेमेंट की वजह से रिज़र्व्स के ऊपर जो है वो उसका काफ़ी इम्पैक्ट आया है और हमारे रिज़र्व्स जो है वो कुछ उसमें कमी आई है रिसेंट मंथ्स के अंदर। फिर इसके अलावा हमने जो ज़री और महंगाई का मंज़र है उसको कमेटी ने बहुत गौर से रिव्यू किया है और एक्सटर्नल सेक्टर की डेवलपमेंट्स को और जो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है उसके तनाज़र में उसको देखा है। और कमेटी का ये ख्याल था कि इस वक्त हमें जो महंगाई के लिए जो इस वक्त एक्सपेक्टेशंस हैं उनको एनकर करने के लिए 1% का इजाफा जो है वो नागज़ीर है, और इसलिए कमेटी ने ये 16% से बढ़ाकर इसको 17% कर दिया है। तो ये एक हाई लेवल का ओवरव्यू है जो आज की हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी। अब इसके बाद मैं चाहूँगा कि हम कोई क्वेश्चंस ले लें, अगर आपकी तरफ से कोई सवाल हैं तो काइंडली एक क्वेश्चन एक करके पूछिएगा ताकि सबको मौका मिल सके। ख़ातिन सवालात की तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि काइंडली एक वक्त में एक साहब से गुजारिश ही होगी कि एक ही सवाल कीजिए। हमारे पास अगर वक्त हुआ तो हम यकीनन आपको दोबारा मौका देंगे। कोशिश हम ये करेंगे कि 4 से 5 सवालात एक साथ ले लें, उनको गवर्नर साहब के लिए उनको आंसर करने का मौका दें। तो काइंडली आप अपना नाम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपना सवाल कीजिएगा। राजा कामरान साहब। जी 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 गवर्नर साहब, राजा कामरान, आई एम रिप्रेजेंटिंग द न्यू टीवी हियर आई एम। गवर्नर साहब, क्वेश्चन ये है कि जो साबिका गवर्नर थे
उन्होंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान में जो रुपए की शरह मुबादला है उसको मार्केट बेस कर दिया है, मगर अभी हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में तरसीलात ज़र कम हो रही हैं उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो इंटरबैंक रेट है वो जो है आर्टिफिशियली मैनेज हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में इस वक्त 3 किस्म के रेट चल रहे हैं। एक इंटरबैंक है, एक ओपन मार्केट है और तीसरा ब्लैक मार्केट का रेट है। तो गवर्नर साहब ये बताइएगा कि क्या जो इससे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं इस वक्त मईशत में उसको एड्रेस करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से माहिरीन यही कह रहे हैं कि हमें जो है अपनी जो रुपए की एक्चुअल जो कुव्वत खरीद है उस पर जाना चाहिए ताकि जो हमारे इस वक्त तरसीलात ज़र भी कम हो रही हैं वो भी बेहतर हों और हमारी जो बाकी जो डिस्टॉर्शन आ रही है मईशत में वो भी बेहतर हो। काशिफ मुनीर साहब पब्लिक न्यूज़ से, फिर काशिफ साहब एक्सप्रेस से। जी उन बैंकों के नाम लेंगे जो जिन्होंने आपने कोई इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है और उन बैंकों के नाम लेंगे जो डॉलर्स मैनिपुलेशन में शामिल थे। एक तो उनके अगर आप नाम ले दिए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ये बता दीजिए। साथ में आपने बताया कि नए इनफ्लोज जो हैं वो डिले हैं, तो कितना डिले है नए इनफ्लोज में और आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नए इनफ्लोज आ जाएंगे? जी काशिफ साहब एक्सप्रेस से काइंडली। इस तरह आपने फरमाया कि काफ़ी सारे कर्जे हम अदा कर चुके हैं, जिसका जो प्रेशर है वो रिजर्व पे आया है। अब फाइनेंसिंग गैप कितना रह गया है और उसमें से कितना गैप हम डोनर्स कंट्रीज से, फ्रेंडली कंट्रीज से करेंगे, कितना आलमी इदारों से कर रहे हैं, इस इन्फ्लोस में ताख़िर की वजह क्या है, गैप अभी कितना रह गया और किस तरीके से किन ज़राए से वो अरेंज होगा। थैंक यू काशिफ साहब। कामरान चौहान साहब अब तक से काइंडली। जी गवर्नर साहब, कामरान चौहान अब तक न्यूज़ से। जी सर आप से वही फेडरेशन में जो मुलाकात हुई थी और ये बहुत बड़ा मसला हो गया था जो पोर्ट पर कंटेनर्स फंसे हुए हैं और आपने वहाँ पर उनसे कहा कि जी आप हमें लिस्ट दें कौन कौन से ऐसे जो शिपमेंट्स हैं जिन्होंने पेमेंट अरेंज कर ली है, तो क्या वो आप बैंकों से डाटा नहीं ले सकते थे? एक दूसरा ये कि अब तक आपने कितना सॉर्ट आउट कर लिया इस मैटर को, कितने कंटेनर्स की एलसी खुल रही हैं, उनका मसला हल हो रहा है, तो ये ज़रा फिगर्स हमें दे दें। हमजा गिलानी साहब न्यूज़ 1 से। गवर्नर साहब ये काइंडली बता दें कि हमारे मुल्क में गोल्ड के रिजर्व्स कितने हैं, फॉरेस्ट रिजर्व्स के अलावा गोल्ड में रिजर्व्स हमारे कितने हैं। सेकंड वन ये बता दें कि आपने फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कहा था कि हम अपने रिजर्व्स को देखते हुए एलसीज के मसाइल को हल करेंगे, तो हमारे पास रिजर्व जो है वो तो इंतहाई कम है, तो एलसीज के जो मसाइल हैं वो तो हल नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो हमारे रिजर्व्स हैं उसमें $3 अरब तो सऊदी अरब के हैं जो हमें सामान नहीं कर सकते। तो काइंडली इस हवाले से थोड़ा बता दीजिएगा। तो मैं इन क्वेश्चंस के एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे पहले जो मार्केट रेट की बात थी, तो देखें अभी भी हम इस वक्त जो है वो जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट बेस्ड है। जो हमने शुरू किया हुआ है उसी मार्केट बेस के प्रिंसिपल को लेके हम चल रहे हैं और आपने देखा होगा कि इस वक्त जो है वो रेट जो है वो उसमें फ्लक्चुएशन होती है बेस्ड ऑन मार्केट पैरामीटर्स। सिर्फ जो फ़र्क आया है वो हमने चूँकि इस वक्त जो पूरा जो हमारा जो इंपोर्ट का प्रेशर है वो मार्केट के ऊपर नहीं है, क्योंकि कुछ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हुए हैं जिसके नतीजे में कुछ इंपोर्ट्स जो है वो इस वक्त नहीं होती और उन इंपोर्ट्स के ना होने की वजह से एक तो जो है वो जो प्रेशर नॉर्मल वे में आता है वो नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें स्पेकुलेशन का एलिमेंट भी काफ़ी हद तक जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि चूँकि हमारा इस वक्त बजट जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काफ़ी हाई है और इस हाई करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से जो हमारी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो हाई हैं और इसके अलावा हमने लोन रीपेमेंट्स भी करनी है। तो चूँकि मार्केट के अंदर एक जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज का गैप है, तो मार्केट जो है वो स्पेकुलेटर्स जो है वो उसको इनकैश करने की कोशिश करते हैं और उस वजह से वो जो कर्व के अंदर जो ग्रे मार्केट है उसमें रेट हाई है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही हमारे फ्लोज बेहतर होंगे और हम फंड के साथ जो है वो अपनी जो रिव्यू हमारा एक्सपेक्टेड है वो कंप्लीट होगा और उसके बाद इनफ्लोज आएंगे तो मार्केट सेंटीमेंट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा और उस मार्केट सेंटीमेंट के नतीजे में ये जो डिफरेंट रेट्स हैं ये सब जो है ये गैप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो
तो ये टेम्परेरी फिनोमिना है और ये इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम विद नहीं, ब्लैक मार्केट नहीं। देखिए हमारे पास जो है एक तो एक्सचेंज मार्केट, ये एक हमारा नॉर्मल एक्सचेंज मार्केट है जो कि इंटर बैंक मार्केट है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, और एक्सचेंज कंपनीज़ के अलावा अगर कोई मार्केट है तो वो इलीगल मार्केट है, आई विल से। वो हम उसको रिकग्नाइज इसलिए नहीं करते कि हमने किसी को, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत कोई भी पर्सन या एंटिटी जो है वो एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता विदाउट गेटिंग ए लाइसेंस फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो हमने सिर्फ एक्सचेंज कंपनीज को लाइसेंस दिया हुआ है, और उसके अलावा अगर कोई इलीगल ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं इस मार्केट के, तो वो जो है वो लोकल लॉज जो हैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो उनको ये नहीं करना चाहिए, और इसीलिए हम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि इन इलीगल ऑपरेटर्स के ऊपर जो है वो एक्शन किया जाए और इनको इस इलीगल एक्टिविटी से रोका जाए। तो मार्केट सिर्फ दो ही है, एक इंटर बैंक मार्केट है और एक्सचेंज कंपनीज मार्केट है, और वो दोनों मार्केट जो है वो उनमें जो रेट कोट होता है वही हमारा जो है रिकग्नाइज्ड रेट है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज हुआ, वो गैप हमारा फंडिंग गैप। तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये फंडिंग गैप जो है वो इस वक्त कितना है और उसको हम कैसे जो है वो एड्रेस करने जा रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम जो हमने एक पॉडकास्ट किया था 8 दिसंबर को, उसके अंदर हमने जो फंडिंग गैप जो बताया था, हमने टोटल हमारी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एक्सटर्नल साइड की वो 33 बिलियन मैंने कहा था कि जब हमने स्टार्ट किया था ये ईयर फिजिकल ईयर 2023 तो टोटल रिक्वायरमेंट्स 33 बिलियन की थी, जिसमें 10 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था और 23 बिलियन का जो है वो हमारे प्रिंसिपल लोन रीपेबल थे, जो कि हमने गैर मुल्की कर्जे वापस करने हैं। तो इस 23 बिलियन के अंदर जो है वो मल्टीलैटरल भी थे, बाईलैटरल भी थे, कमर्शियल लोन भी थे, उसमें हमारा 1 बिलियन का जो स्कूप की हमने रीपेमेंट करनी थी वो सब शामिल थे। तो अभी तक हमने, मैं बता देता हूँ कि कितने पे कर लिए हैं और क्या बाकी रहता है, ताकि इसमें काफ़ी क्लैरिटी आ जाए। इसमें मुख्तलिफ औकात के अंदर और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर और मुख्तलिफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बहुत सारे नंबर्स जो है वो कोट होते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस इंप्रेशन को अब आज डिस्पेल कर दिया जाए और एक्चुअल पोजीशन जो है वो आपके सामने रख दी जाए ताकि आप एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकें। सो ये पहले मैं 23 बिलियन जो है वो करंट अकाउंट की मैंने पहले बात कर दी कि करंट अकाउंट 10 बिलियन की बजाय अब थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये शायद 10 बिलियन की बजाय 9 बिलियन तक रहेगा। और जो प्रिंसिपल रीपेबल है 23 बिलियन US डॉलर, उसमें से ऑलरेडी हमने 15 बिलियन जो है वो रीपे कर दिया। हमने बहुत बड़े बड़े लोन रीपे किए हैं अभी तक पहले 7 माह के अंदर, जुलाई से लेके जनवरी तक। तो 15 बिलियन जो हमारा ऑलरेडी जो है वो सेटल हो चुका है, जिसमें से 9 बिलियन हमने रीपे किया है और 6 बिलियन जो है वो रोल ओवर हुआ है। सो 6 बिलियन का रोल ओवर जो है वो ऑलरेडी, ये वो रोल ओवर है जिसपे ऊपर ऑलरेडी जो है हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी है, इसमें कोई चीज़ फर्दर एक्सपेक्टेड नहीं थी। ये सब कंफर्म 6 बिलियन के रोल ओवर हैं और 9 बिलियन हमने एक्चुअली जो है वो रीपे कर दिया है। तो इसका मतलब 15 बिलियन के प्रिंसिपल जो है वो ऑलरेडी सेटल हो चुका है और 8 बिलियन का बाकी अब पिछले अगले हमारे पास जो 5 महीने हैं इस साल के फिजिकल ईयर के, उसमें 8 बिलियन जो है वो और हमारे लिए रीपेबल है। इस 8 बिलियन में से 3 बिलियन जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग पहले से है, वो रोल ओवर हो जाएगा, जो कि बाईलैटरल एक फैसिलिटी है कंट्री के साथ, और वो रोल ओवर हो जाएगी 3 बिलियन डॉलर। तो बाकी रहेगा 5 बिलियन डॉलर, और 5 बिलियन में से 2.2 बिलियन ऐसा है कि जो कि बाईलैटरल कमर्शियल लोन है, जिसमें हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो हमारे पास से जाएगा और वापस आएगा इंशाल्लाह। सो ये 2.2 बिलियन जो है ये भी उसमें निकल जाएगा। तो बाकी 2.8 बिलियन यानी लेस देन 3 बिलियन US डॉलर है जो वो हमने इस फिजिकल ईयर में के रिमेनिंग 5 महीनों में रीपे करना है। तो ये सारा डेट के ऊपर मैंने आपको एनालिसिस दे दिया, जो न्यूज़पेपर्स में और बहुत सारी जगहों पे आ रहा है कि हमने 8 बिलियन पे करना है और हमने 7 बिलियन पे करना है, तो वो फैक्चुअली ठीक नहीं है चीज़ें। जो रीपेबल है एक्चुअली, जो जिस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारा नेट आउटफ्लो होगा बाकी 5 महीनों के अंदर, वो लेस देन 3 बिलियन होगा। इसके अलावा हमने अभी तक तकरीबन 2 बिलियन डॉलर जो है वो इंटरेस्ट पे किया है, 1.8 बिलियन डॉलर के करीब।
और बाकी के जो 5 महीने हैं उसमें तकरीबन 1 बिलियन से थोड़ा सा ऊपर, शायद 1.1 बिलियन के करीब हमें मज़ीद इंटरेस्ट पे करना है इन लोन्स के ऊपर। तो इंटरेस्ट भी हमने ज़्यादातर जो है वो ऑलरेडी पे कर लिया और कुछ अभी 5 महीनों के अंदर और आएगा, तो जो कि करंट अकाउंट का पार्ट बन जाता है, अदरवाइज भी वो करंट अकाउंट में इंक्लूडेड होता है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हमारा। तो इन अदर वर्ड्स जो करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा जो हमारे पास जो रीपेमेंट आएंगी वो होपफुली 3 बिलियन से ऊपर नहीं होंगी, और बाकी जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग है बाकी का रोल ओवर होगा। तो ये इसकी सारी एक्सटर्नल साइड की मैंने आपको एनालिसिस दे दिया ताकि आप प्रॉपर पर्सपेक्टिव जो है वो अपने जो है रीडर्स और व्यूअर्स को जो है दे सकें। जी, इसके बाद जो क्वेश्चन था कंटेनर्स एट पोर्ट्स, तो कंटेनर्स के ऊपर हमने 2 एक्शन जो है वो जब हमने FPCCI और दूसरे चैम्बर्स से और बहुत सारे और हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी की एसोसिएशन है उनसे बहुत सारों के साथ हमने मीटिंग्स रिसेंट पिछले 1-2 हफ्तों के दौरान की हैं और उनकी सजेशंस हमने ली हैं। ये एक मसला जो बहुत बड़ा मसला था वो ये था कि जो पोर्ट्स के ऊपर जो है वो कंटेनर स्टक हुए हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये स्टक क्यों हुए। इसकी रीज़न ये है कि चूँकि हमने कुछ जो इंपोर्ट्स थी उसको स्टेट बैंक की क्लियरेंस के साथ मशरूत किया हुआ था, और होना ये चाहिए था कि कोई भी इंपोर्ट करने से पहले उन जो चैप्टर 84, 85 और 87 की इंपोर्ट्स थी उस पर स्टेट बैंक से जो है वो प्रायर क्लियरेंस बैंकों के थ्रू ले ली जाती। लेकिन कुछ केसेस के अंदर शायद वो बैंकों से कुछ पे तो बैंकों से उन्होंने कंसल्ट करके बैंकों से इंडोर्समेंट लेके इंपोर्ट्स किए हैं, कुछ में उन्होंने बगैर जो है वो बैंक की कंसेंट के भी इंपोर्ट्स कर लिए। तो अब ये एक इशू काफ़ी बड़ा इशू था चूँकि जो कंटेनर्स वहाँ स्टक अप हुए हैं और वहाँ पे अगर लॉसेस हो रहे हैं तो ये बिज़नेस कम्युनिटी का एक बड़ा प्रॉब्लम था, जो कि जिस एसोसिएशन के साथ भी हमने बात की है तो वहाँ पे ये इशू जो है वो सामने आया है। तो हमने इसको रिजॉल्व करने के लिए जैसा कि उस वक्त भी मैंने अनाउंस किया था कि हमने FPCCI और जो कराची चैम्बर है और कुछ दूसरे एसोसिएशन, इवन एप्टमा भी उसमें शामिल थी, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें इन शिपमेंट्स की डिटेल दें कि ये कौन सी शिपमेंट है, कितने अमाउंट की, इसमें पेमेंट कितनी इन्वॉल्व है, इसके अलावा ये इसकी नेचर क्या है इंपोर्ट की, ताकि हम एक अपने एंड पे एनालिसिस कर लें और उसकी लाइट में फिर हम इसका इम्पैक्ट असेसमेंट करने के बाद ग्रेजुअली इसको जो है इसकी जो है रीपेमेंट जो है वो पेमेंट्स अलाउ करें ताकि ये क्लियरेंस होनी शुरू हो जाए। इसके साथ हमारे पास एक सजेशन जो है वो हर जगह से आई थी कि कुछ जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके पास एक्सटर्नल फंडिंग की अरेंजमेंट है, उनके पास अपने फंड्स वहाँ पे रखे हुए हैं, या उनके जो सप्लायर्स हैं वो उनको डेफर्ड पेमेंट पे माल जो है वो क्लियर करने की इजाज़त दे सकते हैं अगर हम उसको अलाउ करें तो हमने अगेन बैंकों के साथ कंसल्टेशन के बाद अपनी इंटरनल डिस्कशन और असेसमेंट के बाद और कुछ हमने इंडस्ट्री जो लीडर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन के बाद ये आज एक डिसीजन लिया है, और इसका अगर आपने देखा होगा तो ऑलरेडी हमने प्रेस रिलीज भी इस पर कर दी है कि ये सारे जो स्टॉक कंटेनर्स हैं इनको क्लियर किया जा सकता है अगर तो किसी इंपोर्टर के पास अपने फंडिंग अरेंजमेंट है तो वो वहाँ से उसको पेमेंट उसकी कर दें और वहाँ से वो क्लियर कर लें, या फिर अगर वो अपने सप्लायर से डेफर्ड LC का अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसकी पेमेंट को डेफरल कर सकते हैं, तो मिनिमम 180 डेज़ या उससे ज़्यादा का अगर वो टाइम ले लेते हैं पेमेंट के लिए, तो भी उस केस में हमने बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो उन जो इंपोर्ट्स हैं उसकी क्लियरेंस दे दें ताकि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको फैसिलिटेट किया जा सकते। ये दो तो एक्शंस आज हमने लिए हैं और हमारा ख्याल ये है कि इसके नतीजे में बहुत सारे ये स्टॉक कंटेनर्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमने एक और जो है वो चूँकि इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है, ऑलरेडी हमने सारे चैम्बर्स को कहा हुआ है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जल्दी हमारे पास आ जाएगी। तो जो बाकी बचेंगे जो कि जिनका अपना ना तो कोई फंडिंग अरेंजमेंट बाहर होगा ना वो उसमें डेफरल पेमेंट का अरेंजमेंट कर सकेंगे, तो उन केसेस को फिर हम जो बाकी उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करके तो उसका डिसाइड करेंगे कि उसमें किस तरह हम इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन वो उसको हम तब भी करेंगे जब हमारे पास आ जाएगा इस वक्त
के इंफॉर्मेशन के ये कितना अमाउंट उसमें इन्वॉल्व है। जहाँ तक ये सवाल था एक रिलेटेड कि हमने ये इंफॉर्मेशन तो बैंकों के पास भी अवेलेबल हो सकती है, तो हम फिर इन चैम्बर से क्यों मांग रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल बैंकों के पास इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन बैंकों के पास वो इंफॉर्मेशन होगी जो कि बैंकों ने अलाउ किया होगा, कि उन्होंने कहा हो कि ये इंपोर्ट आप कर लें, तो उस केस के अंदर तो बैंकों के पास इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर किसी ने बैंक को इन्फॉर्म किए बगैर ही इंपोर्ट कर लिए तो उसकी बैंक के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? तो ये इसलिए हम चाहते हैं, और फिर वो हमारे पास आ जाएंगे कि ये हमारा तो बैंक ने नाम या हमारी शिपमेंट जो है रिपोर्ट ही नहीं की, तो वो एक दूसरा इशू वो खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वन गो में इस इशू को एड्रेस करें, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो इम्पोर्टर्स हैं उनकी के पास से थ्रू चैम्बर्स जो अगर आ जाएगी तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक होगी। लेकिन इसके साथ साथ हम बैंकों से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन वो बैंकों से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो शायद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो पार्शियल इन्फॉर्मेशन होगी, और ये प्रॉब्लम फिर भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये एक दफ़ा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाए हमारे पास, और उसको हम देख के तो फिर कोई इसमें डिसाइड कर दें। लेकिन अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इस मसले के ऊपर जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करेंगे। मेरा ख्याल है सवालात का एक आखिरी राउंड ले लेते हैं। जी, मैं अभी आ रहा हूँ, एक सेकंड। इसके अलावा जो गोल्ड रिजर्व की बात थी, तो देखें गोल्ड रिजर्व जो है वो हमारे पास बिल्कुल है, लेकिन वो हमारे जो पब्लिश रिजर्व करते हैं उसमें शामिल नहीं होते, और ना ही वो फॉर सेल हैं फॉर द टाइम बिंग, तो इसलिए हम उनको अपने रिजर्व्स के अंदर शामिल नहीं करते। लास्ट जो क्वेश्चन था वो इंक्वायरी वाला, तो इंक्वायरी बिल्कुल हमने कंप्लीट कर ली है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि उसमें हमने 13 बैंक्स की जो है वो इंस्पेक्शन भी की है, और उन 13 बैंक्स में जो इश्यूज थे वो हमने भी आइडेंटिफाई किए हैं। उसके जो अंडरलाइंग जो फैक्टर्स थे उसको भी हमने केयरफुली जो है वो ऑन साइट इंस्पेक्शन के थ्रू इन्वेस्टिगेट किया। वो सारा प्रोसेस अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ जो अब इशू है वो इसमें ये है कि चूँकि इसमें ये इनकम अर्न की है बैंकों ने, और इनकम के ऊपर जो है वो जो एक्शन होगा, एक तो ये है कि रेगुलेटरी साइड का एक्शन लिया जाए, दूसरा ये है कि फिस्कल साइड से एक्शन लिया जाए, जिसमें कि चूँकि इनकम अर्न की है और उसका अमाउंट इन्वॉल्व है तो उसमें टैक्सेशन रिलेटेड कोई मेजर्स ले लिया जाए। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से ये अभी थोड़ा मामला जो है डिले हुआ है। तो इसमें एक्शन बिल्कुल होगा, वो एक्शन हम करेंगे या फिर ये कि वो गवर्नमेंट करेगी, डिपेंड करता है कि वो उस पे ऊपर जो है वो हम किस तरह प्रोसीड करना चाहते हैं। लेकिन दोनों एक्शन एट ए टाइम नहीं हो सकते, वो लीगल फिर उसमें इश्यूज और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो इसलिए वो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो लेकिन जी उसमें जो पहले ये 3 क्वार्टर्स का है, और चौथे क्वार्टर के अंदर तो ये इशू जो है वो एड्रेस हो गया था। तो 3 क्वार्टर जो जनवरी टू सितंबर 2022 है उसमें ये इशू रहा, और पर्टिकुलरली ये स्टार्ट हुआ जबकि हमारी ज़्यादा एक्सचेंज रेट की वोलेटिलिटी आनी शुरू हुई, ये मई जून जुलाई, पर्टिकुलरली जुलाई में और जून में, तो उसमें ज़्यादा ये अमाउंट इन्वॉल्व हुआ। लेकिन उसके बाद भी कुछ देर कंटिन्यू की, बट ये कि ये सितंबर के बाद जो है ये इसमें जो है वो स्टेबिलिटी आई, और उसके बाद हमारे पास कोई केसेस है सच जो है उस तरह के नहीं आए। तो जो पहले 3 क्वार्टर हैं जनवरी टू सितंबर 2022, तो उसमें टोटल जो इनकम है वो इट्स अराउंड 100 बिलियन पाक रुपीज़, तो जिसके ऊपर जो है वो जो भी एक्शन डिसाइड होगा वो लिया जाएगा। तो अभी उसके ऊपर जो है वो बस कंसल्टेशन अभी प्रोसेस में है, लेकिन इंशाल्लाह इट विल बी कंक्लूडेड सून, और इसमें हो सकता है कुछ जी 100 अरब रुपए। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब आप नेक्स्ट उसमें जी अरीबा। Hi, Ariba from Reuters. The question is, आपने अभी दिसंबर के एंड में imports की जो restrictions हैं उसको आप revoked it, but on the other hand आप लोगों ने export financing scheme और उस पर जो subsidies हैं उसको भी reduce किए हैं. And now you're saying that you're going to contain the current account deficit to below 10 billion. How will that happen? That is one question. Yeah. जी सफदर, आप आज टीवी से कर लें। अस्सलाम वालेकुम, सफदर अब्बास आज न्यूज़ से। सर मुझे मालूम करना है कि IMF से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो अब तक किस पोजीशन पे, किस नेट्स पर पहुंच चुके हैं, क्या आप उन मुज़ाकरात पे ख़ुद भी शरीक हैं या नहीं है? सेकंड ये कि फाइनेंस बिल में तरमीम की बात हो रही है, मिनी बजट आने की बात हो रही है, तो जो मौजूदा इन्फ्लेशन के रेट हम देख रहे हैं, पॉलिसी रेट में बार बार इजाफा देख रहे हैं, तो क्या इस सूरत हाल में किसी मिनी बजट की तवक्को की जा सकती है? जी अंजुम वहाब साहब, एयर वाइस।
साहब आपने जैसे भी जिक्र किया कि ये डॉलर के कारोबार में जो बैंक मुलविस थे आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 100 अरब रुपए वो कमा चुके हैं, तो ये 100 अरब रुपए स्टेट बैंक की नाकामी नहीं नज़र आती कि वो बड़े मज़े से 100 अरब रुपए बना के और स्टेट बैंक को उसको कानो कान खबर ना हुई। दूसरा, आपने ये जो बैरून मुल्क से अदायगियों का कहा है, तो स्टेट बैंक ने पहले इसमें पाबंदी लगाई थी कि जी हम बैरून मुल्क से एलसी खोलने की पाबंदी ख़त्म नहीं करेंगे, कि इसलिए कि उसमें हवाला हुंडी के ज़रिए पाकिस्तान से पैसा बेच के दोबारा वो वाइट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या मॉनिटरिंग करेंगे? बिलाल साहब आप कर बिलाल हसन, मेट्रो टीवी चैनल। सर, बात यह है कि सारी बातें तो अपनी जगह, लेकिन इस बात यह है कि 100% बेसिस पॉइंट जो आपने बढ़ाए, 1% जो बढ़ा, क्या समझते हैं कि आप इससे पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो मज़ीद ज़ेर बार नहीं आएगी, मज़ीद महंगाई नहीं बढ़ेगी, और क्या ये हमारे ताजिरों के लिए, सनतकारों के लिए काबिल कबूल होगा? क्या आपके इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की वजह से ताजिरों और सनतकारों में एक बहुत ज़्यादा शोर खागा और एक नेगेटिविटी आएगी और महंगाई में इजाफा होगा? इस हवाले से बता दीजिए। इसके साथ साथ थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था कि ये जो हमारे ताजिरों ने जब तक एहतजाज नहीं किया, स्टेट बैंक के बाहर एहतजाज नहीं किया, मुख्तलिफ चैम्बर्स में आप गए, वहाँ आपको एक मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, उसके बाद बहुत लेट नहीं किया स्टेट बैंक ने जो आज एक प्रेस रिलीज जारी की और तमाम जो इकदाम किए? अशरफ साहब काफ़ी इनको मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट। सो सबसे पहले तो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रिलेटेड जो क्वेश्चन था, तो ये देखें हमने पहले ही से ये एक पॉलिसी ऑलरेडी जो एक डिसीजन लिया हुआ है, और ये पॉलिसी ऑलरेडी जो है वो स्टेट बैंक ने इसको नोटिफाई भी किया हुआ है कि जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस का रेट है उसको वो हम मार्केट से अलाइन किया हुआ है। तो जैसे जैसे पॉलिसी रेट मूव होता है तो ये रेट भी मूव होता है। तो ये बिल्कुल पहले से नोटिफाई हुआ है, मेरे आने से पहले का नोटिफाई हुआ है, और उसी पॉलिसी को लेके हम चल रहे हैं। और उसमें पार्टली मैं ये भी बता देता हूँ कि दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ आवर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स आल्सो। सो इसको हम पॉलिसी को बिल्कुल जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है उसी को लेके आगे चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ एक हमने और स्कीम भी रखी हुई है, और वो हमारी बिल फॉरेन एक्सचेंज के जो बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी है, तो वो फैसिलिटी स्टिल इंटैक्ट है, और उसमें हमारे एक्सपोर्टर जो है वो उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। बस उसमें फ़र्क ये है कि उस केस के अंदर उनको अपने बिल जो है वो डिस्काउंट करवाने हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीज जो है वो बाहर होल्ड नहीं कर सकते। उनको अभी वो ला के किसी भी बैंक के पास जाएं, अपना बिल डिस्काउंट करवा लें और उसमें रुपये ले लें। सो वो फैसिलिटी स्टिल जो है वो अवेलेबल है, और वो बहुत कंसेशनल रेट के ऊपर है। तो उसको बैंक बिल्कुल अभी भी ऑफ़र कर रहे हैं, और एक्सपोर्टर चाहें तो उसको अवेल कर सकते हैं। और उसके नतीजे में हमारी जो एक्सटर्नल इनफ्लोज़ है, जो इस वक्त कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो भी पार्टली एड्रेस होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन था IMF रिव्यू का, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लीड ले रही है। वो ऑलरेडी उनके साथ इन कांटेक्ट हैं हमारे साथ जो है वो, और उन्होंने अप्रोच भी किया हुआ है उनको, और वी आर एक्सपेक्टिंग के सून जो है वो इंशाल्लाह इसमें प्रोग्रेस होगी। हमारे साथ जहाँ तक इंटरेक्शन का ताल्लुक है, तो ऑलरेडी हम जो है उनके साथ टेक्निकल लेवल के ऊपर डिस्कशंस हमारी होती रहती हैं। रेगुलर इंटरेक्शन है हमारे साथ। हमारी लास्ट वीक में भी उनके साथ इंटरेक्शन था, उससे पहले भी होता रहता है। उनके जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम उनको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो लेकिन इसमें लीड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ले रही है। तीसरा जो क्वेश्चन था मिनी बजट का, और उसका डिटेल्स जो है वो ज़ाहिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें बेहतर पोजीशन में है इस सवाल का जवाब देने में। और जो भी अंडरस्टैंडिंग फ़ंड के साथ फाइनली होगी, उसके मुताबिक फिर जो भी एक्शंस होंगे वो फिस्कल साइड के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेगी, और उसी के बाद फिर उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होगी, क्योंकि अभी तो वो चीज़ें जो है वो स्टिल जो है वो अंडर डिस्कशन है। जो 100 मिलियन रुपीस की बात है, वो मैंने ऑलरेडी अमाउंट बता दिया है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, ये एक मैं चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि ये 100 बिलियन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ये सारा, देखिए एक होता है नेट प्रॉफिट और एक होता है ग्रॉस इनकम। तो ये 100 बिलियन जो है वो ग्रॉस इनकम है, और इसको अर्न करने के लिए भी बैंक्स की कुछ कास्ट इन्वॉल्व है। तो वो हमने एडजस्ट उसको नहीं किया हुआ, इसलिए कि उसकी बैंक के पास ऐसा उस तरह सेग्रीगेशन नहीं थी। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी बैंक ने उसको कोई स्वैप किया है, या और उसमें कोई वो हेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है, या कोई और इस तरह की फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शन की है,
तो उसके लिए अंडरलाइंग जो फंड्स हैं उसको मोबिलाइज करने के लिए उनको कुछ कास्ट भी पे करनी पड़ती है। तो इनकम तो एक लेग है उसका कि उन्होंने ये इनकम अर्न कर ली, बस दूसरी लेग उस ट्रांजैक्शन की ये होती है कि उसमें उनकी कास्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये 100 बिलियन जो है वो ग्रास इनकम है, इसमें कास्ट नहीं है, तो कास्ट एडजस्टमेंट होगी तो नेट, उसके बाद नेट, और इसमें के अलावा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट भी आपको पता है होती है, और इसके अलावा कुछ वॉल्यूम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है काफ़ी पिछले साल के मुकाबले में। ये जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो कोई 6% जो है वो वॉल्यूम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस उसमें इंक्रीज़ आया है। इसके अलावा जो है वो कुछ एक्सचेंज रेट की वजह से भी उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पहले एक्सचेंज रेट जो है वो डिफरेंट था, अब एक्सचेंज रेट डिफरेंट है, और यहाँ पे हम रुपी टर्म की जो है वो इनकम की बात कर रहे हैं। तो जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, एवरेज एक्सचेंज रेट, तो उसके नतीजे में वो इनकम भी बढ़ेगी। मसलन अगर उन्होंने $1 कमाया है और वो पिछले साल $1 अगर 170 का था तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा, अगर वो अब 200 से ऊपर होगा तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा। तो इसलिए थोड़ा, बल्कि काफ़ी सारा इम्पैक्ट उस वजह से भी है। तो ये सब एडजस्टमेंट्स जो है ये नहीं की गई। तो 100 बिलियन जो है ग्रास इनकम है, तो लेकिन जो भी डिसीजन होगा उसमें ये सब फैक्टर्स भी वो अकाउंट फॉर कर लिए जाएंगे। जी गवर्नर साहब जी, अब प्लीज़ नहीं, कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल कोई दबाव नहीं है। ये बिल्कुल आप रेस्ट अश्योर्ड के इसमें हम पूरी तरह कमिटेड हैं और ये एक्शन होगा। आप अगर थोड़ा बहुत इसमें डिले है तो आप ये नहीं समझें कि कोई दबाव है या कोई एक्शन है। बिलीव मी, किसी किस्म का कोई इसमें दबाव नहीं है और ये बिल्कुल एक्शन होना है। सिर्फ ये है कि हम डबल एक्शन नहीं चाहते। जी, अभी बस ये बहुत जल्द हो जाएगा। मैं आपको बस ये समझें कि ये दिनों की बात है, ये इससे ज़्यादा नहीं है। गवर्नर ठीक है, प्लीज़ अगर इजाज़त दे तो मैं बाकी की ये क्वेश्चन ज़रा कंप्लीट कर लूँ। बाकी एक ये था कि ये LC का जो हमने अलाउ किया तो उसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज कैसे वो मोबिलाइज करेंगे, तो देखिए हमने ये उसमें इसीलिए क्लियर किया है कि एक तो 180 डेज़ का जो है सप्लायर की साइड से वो होगा, अगर सप्लायर से अरेंज कर पाएंगे तो। अगर वो नहीं होता तो उसमें अपने जो उनके रिसोर्सेज होंगे वो भी हमने उसमें बैंक कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट रखी है। ये नहीं हमने कहा कि वो डायरेक्टली इधर कोई उसको इनफॉर्मली पे कर दे या उसका, तो उसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट होगी और वहाँ का फॉरेन बैंक जो है यहाँ के लोकल बैंक को इंटीमेट करेगा। और ये इसीलिए क्या है कि उसमें ताकि कोई इस तरह का एलिमेंट ना आए। और दूसरा ये कि आपको पता है कि हर कंट्री के अंदर जो है अब AML रिलेटेड लॉज जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हुए हैं। तो वहाँ पर जो भी जिस कंट्री से भी सेटलमेंट होगी उसका बैंक भी वहाँ से उन चीज़ों को देखेगा और उसके बाद उसकी क्लियरेंस देगा और लोकल बैंक को यहाँ पे इंटीमेशन देगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट वे में होगा और इंशाल्लाह वो वाला इशू जो है इसमें नहीं आना चाहिए। लास्टली जो है वो जो था कि 1% इंक्रीज़ करेगा कास्ट, तो बिल्कुल उसका इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी वो आपको करनी पड़ती हैं, क्योंकि डिमांड उसकी इसकी जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है इस तरह की है कि अगर हम इसको अभी इस स्टेज के ऊपर एक्शन नहीं लेते तो आगे चल के ये अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होता है और उसमें इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ज़्यादा वो इस तरह एंकर कर जाती हैं कि कंटिन्यूस एक्सपेक्टेशन रहती है, तो फिर उसमें इसकी कास्ट जो इमीडिएट जो शार्ट टर्म कास्ट है उसके मुकाबले में लॉन्ग टर्म कास्ट जो है वो ज़्यादा होगी और ग्रोथ के ऊपर जो इम्पैक्ट उस लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का आएगा वो इस शॉर्ट टर्म से शायद उसका जो है वो हमारे लिए ज़्यादा उसके नेगेटिव असरात मुरतब होंगे। तो इसलिए इस स्टेज के ऊपर हम ये एक्शन अगर ले लेते हैं और उसके नतीजे में हम ये इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को जो है वो उसके अंदर जो है वो एड्रेस कर लेते हैं तो होपफुली ये आगे चल के हमारे प्रॉब्लम्स को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। जी, तो इसके बाद आप नेक्स्ट प्लीज सर। जी, अजीम साहब कैपिटल टिप से कर लें। जी गवर्नर साहब, अशरफ खान 24 न्यूज़ से। जी सर, पाकिस्तान के पास कमाई के 3 जरिए हैं, FDI है, एक्सपोर्ट है और आपकी रेमिटेंसेस है। एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस जो गिर रही हैं, जैसे बुनियादी कसाद बाजारी बोली, लेकिन जो डिफरेंस है मार्केट का, ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का, कोई भी अगर फ़र्क कराएगा, कोई कैश नहीं कराए। जैसे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने ट्वीट भी किया था कि $2.5 अरब जो एक्सपोर्ट के IT एक्सपोर्ट वो पाकिस्तान नहीं आए। इसी तरीके से रेमिटेंसेस भी देखें तो आपकी 20% यानी 19% गिर चुकी है। तो उसका भी इम्पैक्ट ये है कि कोई वहाँ से डॉलर जो है बैंकिंग चैनल से नहीं भेज रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए कोई प्लान हो रहा है कि रेमिटेंसेस जो भेजते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, तो उनके लिए कोई सपोर्ट के लिए कोई उनको रेट, कोई एक्सचेंज रेट में कोई फ़र्क देने के लिए ओपन एक्सचेंज के लिए कुछ देंगे? जी,
जी, सर मैं वही जो रिपोर्ट है उसके मुतालिक बात करना चाहूँगा कि देखें सर FPCCI और दीगर जो ट्रेड बॉडीज़ थी वो काफ़ी अरसे से कह रही थी कि बैंक जो है वो बैंक्स डॉलर के अगेंस्ट नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये बोला था कि बैंक्स के खिलाफ एक इंक्वायरी हुई और वो कोई भी उस पर मुलविस नहीं पाया गया, बल्कि मैं उनके किरदार का बहुत मशकूर हूँ। तो सवाल एक ये है कि क्या आप लोग अपनी जो ये इंक्वायरी है ये FIA को भेजेंगे? क्या इसमें आप मिफ्ता इस्माइल साहब को भी शामिल करना चाहेंगे? क्या आपके अपने स्टेट बैंक्स के वो रेलिवेंट इदारे जिनको उस वक्त चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था, क्या उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा? क्या इसमें ये एंगल भी देखा जाएगा, क्योंकि अभी आपने बहुत पोलाइटली ये बोल दिया कि $100 अरब ग्रॉस इनकम है, हो सकता है वो एंड तक पहुँचे और सिर्फ $1 अरब रुपये ही रह जाए। तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि जो बैंकों ने पूरी मईशत को, मुल्क को, ट्रेडर्स को इन्फ्लेशन की सूरत में पूरी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया, तो क्या उस पर कोई सिर्फ ये एक एक्शन लिया जाएगा कि उनके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल कॉस्ट काट के एंड में उनको एक छोटी सी रकम जो है वो उनको थमा दी जाए कि ये आप मुल्क के हवाले कर दीजिए? शुक्रिया। जी जी। असगर अजीम, GTV न्यूज़। सर आपने बताया कि आपके पास दो ही कंडीशन है, एक इंटर बैंक और दूसरा ओपन मार्केट। अब ओपन मार्केट में अगर कोई शख्स अपने बच्चे की फ़ीस भेजता है कहीं, तो रेट चलते हुए उस वक्त 310 रुपये और बैंक उसको ले रहा है 319 रुपये 50 पैसे, ठीक है ना? नहीं, मैं पाउंड की बात कर रहा हूँ। तो दूसरा सवाल ये है मेरा कि एक जो करेंसी डीलर्स हैं उन्होंने एक पेशकश की है, ये ऑफ़र समझ लें कि जो LC का इश्यूज़ है 50,000 तक के लिए वो कहते हैं कि जिम्मेदारी हमें दे दें, अगर हमें नुकसान होता है तो हम ये भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। तीसरा, आपने जो ब्रेकअप दिया है अदायगियों का, उस पर तो 3 बिलियन अब अगले चंद माह में अदा करने हैं, तो फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा कहाँ तक है या नहीं है? जी जी, सबसे पहले एक्सपोर्ट्स की बात है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर यकीनन कुछ इस वक्त जो है वो इसका मनफी असरात आए हैं, कुछ उसमें डिक्रीज़ आई, और वो उसकी रीज़न जो है वो एक तो देखें, एक तो जो है वो एक्सपेक्टेड था उसमें, क्योंकि जब आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं, जिन कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट्स करते हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन हाई होगा और वहाँ के प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसका यकीनन जो है वो हमारी मार्केट के ऊपर भी फ़र्क आएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर बिजनेसेस जो हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं और साथ में इंडिविजुअल्स का इनकम लेवल जो है वो भी अफेक्ट हो रहे हैं और महंगाई भी ज़्यादा है। तो एक तो नेचुरल उसका है, दूसरा जो है वो हमारे डोमेस्टिक जो है वो इश्यूज़ हैं, उनका भी उसके ऊपर जो है वो असरात मुरतब यकीनन हो रहे हैं। तो ये दोनों साइडों से है। हमने जो इसके ऊपर जो अपने साइड की चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है कि हम उसके ऊपर कर रहे हैं। हमने अभी आपने देखा होगा कि जो इम्पोर्ट्स के लिए हमने एक्सपोर्टर्स की प्रायोरिटी जो है वो बहुत ऊपर रखी है, ताकि एक्सपोर्टर्स जो है वो अपना जो रॉ मटेरियल है और दूसरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इंपोर्ट की वो मीट करें, और उसके नतीजे में वो अपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकें और एक्सपोर्ट कर सकें, तो उनको हम फैसिलिटेट कर सकें। मैं ये भी बता दूं कि इस सिलसिले में हमने रिसेंटली जो है वो एक्सपोर्टर्स को जो पहले हमने दिया हुआ था कि 10% जो है वो उनका एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो हैं वो अपने स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट में रख सकते हैं। तो पहले उनके जो हमने जो यूजेस डिफ़ाइन किए हुए थे वो सिर्फ ये था कि वो अपने बाहर एग्जीबिशन कर सकते हैं, अपनी और कोई मार्केटिंग रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे फंड्स उनके स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में अवेलेबल थे, जो कि यूज़ वो नहीं कर रहे थे। तो अभी रिसेंटली हमने उनको ये अलाउ कर दिया कि आप जो है ये इस स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में जो फंड्स अवेलेबल हैं, तो इसको आप जो है वो अपनी इंपोर्ट्स के लिए भी यूज़ कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बिजनेसमैन जो है उसको अदरवाइज़ जो अगर उसमें कोई इशू आ रहा है तो अपने फंड्स यूज़ करते हुए वो अपनी इंपोर्ट्स कर सकता है, उसमें रॉ मटेरियल भी कर सकता है, कोई पार्ट्स उसने लेके आने हैं वो लेके आ सकते हैं। तो वो हमने रिसेंटली उनको अलाउ किया है। फिर जो दूसरा IT एक्सपोर्टर्स की आपने बात की है, तो IT एक्सपोर्टर्स के साथ भी हमने जो फ्रीलांसर्स हैं, दूसरे एक्सपोर्टर्स हैं, जो उनकी एसोसिएशंस हैं, उनके साथ हमने काफ़ी मीटिंग्स की है रिसेंटली जो है, और उन मीटिंग्स के नतीजे में हमने उनको एक अंडरस्टैंडिंग दी कि हम आपके जो कुछ जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करेंगे। तो अभी आपने देखा होगा 2 हफ्ते पहले मेरे ख्याल हमने जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस बैंक्स को इशू की हैं
जिसमें हमने जो एक तो बैंक्स को ये कहा कि जो 35% हमने उनको अलाउ किया हुआ था स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। सो वो पहले ये होता था कि जो आईटी एक्सपोर्टर है वो बैंक को बताते थे कि मुझे इसमें से कुछ ट्रांसफ़र करना है, तो वो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन जब भी उनकी कोई एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आती थी तो अगर वो एक्सपोर्टर बताते थे तो उसका 35% जो ट्रांसफ़र होता था और उसमें भी काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो ये एक जेन्युइन उनका कंसर्न था। हमने इसको एड्रेस करने के लिए बैंक्स को जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप अपने अब बैंक्स के लिए ये मैंडेटरी है, लाजमी तौर पे बैंक को जब भी किसी फ्रीलांसर की आईटी एक्सपोर्टर की कोई एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आएंगी तो उसमें से 35% जो है वो बैंक के लिए ज़रूरी है कि वो एक्सपोर्टर के स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसके अगेंस्ट जो उसके यूजेस जो थे वो किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं वो भी पहले जो रिस्ट्रिक्टेड था काफ़ी। तो अगेन हमने इन एसोसिएशंस के साथ कंसल्टेशन के बाद उस लिस्ट को भी काफ़ी बढ़ा दिया है और अब बहुत सारी जो उनके जो यूजेस हैं जिसमें इवन वो अगर कोई स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कोई वो बाहर मार्केटिंग करना चाहते हैं, कोई वहाँ पे वो बाहर अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए कोई मार्केटिंग कमीशन पे करना चाहते हैं और कोई और इस तरह की जो अगर उनके कोई टाई अप्स हैं और उनके साथ मिलके कोई चीज़ उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो उसको कोई पेमेंट करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें हमने अब अलाउ कर दी हैं कि वो अपने उस 35% में से ये सारे अपने जो है वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉरेन करेंसी की वो पूरी कर सकें। तो इससे मेरा ख्याल है कि ये जो दो डिसीजन हमने लिए हैं, एक तो हमने उनका 35% लाजमी कर दिया ट्रांसफ़र होना और दूसरा उसका यूजेज जो है वो हमने काफ़ी आसान कर दिया। तो इसके नतीजे में जो बहुत पुराने ये उनके दोनों प्रॉब्लम्स थे वो रिज़ॉल्व होंगे और इससे हमारा ख्याल है कि उनकी एक्सपोर्ट प्रोसीज जो है वो ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह जो रेमिटेंसेस है, रेमिटेंसेस के ऊपर कुछ तो एक्सपेक्टेड था इसका स्लो डाउन। मैं आपको बताऊं कि उसकी वजह ये है कि चूँकि कोविड में ट्रैवल नहीं हो रहा था, तो ट्रैवल नहीं हो रहा था तो वो सारी की सारी रेमिटेंसेस जो हैं वो बैंकिंग चैनल से आ रही थी। तो इसलिए वो उसमें जो कैश लेके आते हैं हमारे जो एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी भाई हैं तो वो उनके पास वो ऑप्शन नहीं था क्योंकि ट्रैवल ही नहीं होता, तो इसलिए सारी वो बैंकिंग चैनल से आती थी। तो ये एक तो ये उसकी रीज़न है कि वो अब चूँकि ट्रैवल ओपन हो गया है तो बहुत सारे लोगों का आना जाना शुरू हो गया, तो वो उसके नतीजे में वो ये बैंकिंग चैनल के अलावा कैश रेमिटेंसेस भी आ रहे हैं। तो दूसरा जो उसमें ये था कि चूँकि वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ में जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन्फ्लेशन बढ़ा है तो उनके अपने जो वहाँ के एक्सपेंसेस हैं वो बढ़े हैं और उन एक्सपेंसेस के बढ़ने की वजह से उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो जिसके ज़रिए वो उसमें जिसमें से वो पार्टली सेव करते थे और यहाँ पे भेजते थे, तो ज़ाहिर है उसमें थोड़ी कमी आई है, तो उसकी वजह से भी उसमें फ़र्क पड़ा है। कुछ जो है वो चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह उन कंट्रीज़ के अंदर भी बढ़ी है तो कुछ हमारे वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं, तो ये तो एक जेन्युइन इशू है। इसके अलावा आपको पता है कि जो हमारे जो बॉर्डर्स की साइड की चीज़ें जो है वो स्मगलिंग है उसका एस्पेक्ट है उसमें, तो वो भी इन चीज़ों को जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं और उसी के लिए हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल इसका कुछ एक्सपेक्टेड था इम्पैक्ट, कुछ जो हमारी मार्केट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जो स्पेकुलेशन वाला साइड है उसके नतीजे में चूँकि जो रेट का डिफरेंस आ रहा है तो उसका भी बिल्कुल इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये सब चीज़ें मिलके जो है इसका रेमिटेंसेस पे इफेक्ट आया है, बट हम इंशाल्लाह इसको इन चीज़ों को भी एड्रेस करने का पूरा इरादा रखते हैं। मैं अब उसको एक क्वेश्चन जो था जो एजुकेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड जो इंटर बैंक मार्केट और ओपन मार्केट, तो एजुकेशन एक्सपेंसेस अभी भी जो है हमने उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। जो जिस तरह पहले एजुकेशन एक्सपेंसेस बाहर जा रहे थे, अगर किसी के बच्चा या बच्ची या कोई रिलेटिव बाहर पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल अभी भी बैंकों से भिजवा सकते हैं और इंटर बैंक रेट पे भिजवा सकते हैं, और उस पर हमने जो पॉलिसी हमारी पिछले कई सालों से चलती आ रही है वो अभी भी हम उसको कंटिन्यू किया हुआ है। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की बात है। अगर आप नहीं देखें, आप उसका अगर स्पेसिफिक कोई अगर कंप्लेंट है तो वो आप हमारे पास सेपरेट से लॉन्च कर दें, बट मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अभी भी हमने अपनी एज़ फार एज़ दी रेगुलेटरी साइड की जो पॉलिसी है उसमें कोई चेंज नहीं है। वो वही पॉलिसी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम बैंक्स को बिल्कुल किसी किस्म की हमने वर्बल या रिटर्न कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई। हम ये चाहते हैं कि इस पॉलिसी को उसी तरह इम्प्लीमेंट करें जैसे पहले ये चल रही है, और अगर उसमें कोई इशूज़ आ रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में तो आप हमें सेपरेट से बताएं, हम इसको इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। बट एज़ फार एज़ दी रेगुलेटरी
स्टांस इज़ कंसर्न हम बिल्कुल सेम स्टांस के साथ उसी पॉलिसी के साथ चल रहे हैं जो पहले हमारे पास थी। लास्ट क्वेश्चन ये था कि जो 3 बिलियन है तो डिफ़ॉल्ट तो देखें अभी हमारे पास जो है वो जैसे मैंने पहले भी सारा आपको पूरा जो एक्सटर्नल पेमेंट्स है उसकी तफसील बताई, तो ये जैसे इंशाल्लाह ये हमारे फ़ंड के साइड की चीज़ें कंक्लूड हम कर लेंगे और हमारे बाकी के इन्फ्लोज जो हैं वो आपको पता है बहुत सारे इन्फ्लोज जो हैं वो ऑलरेडी लाइंड अप हैं और वो इन्फ्लोज जो जैसे ये अब आने शुरू होंगे तो ये हमारे रिज़र्व में भी बेहतरी आनी शुरू होगी और हम जो रीपेमेंट करनी है वो भी इंशाल्लाह टाइमली करेंगे। तो इसमें कोई यकीनन मुश्किलात तो हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमने ये इसके बंदोबस्त नहीं किया हुआ। ये इनफ्लोज का सारा अरेंजमेंट्स अपनी जगह पे इन प्लेस है और जैसे मैंने पहले भी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑलरेडी फ़ंड के साथ इंटरेक्शन में है, वो जैसे ही आते हैं तो ये निगोशिएशन जो ये भी कंप्लीट। गवर्नर साहब जो एक्चुअल प्रॉब्लम है हमारा वो ये है कि अब आपके फैसले का एक सोशल इम्पैक्ट भी आ रहा है, लोग मुश्किलात में हैं इस वक्त ना। हम एक ऐसी जगह पे ले आए हैं जहाँ पर दुनिया हमें अगर कर्ज देगी तो हम चलेंगे वरना आप टाइटनिंग करेंगे। तो लाइक ये तो हम नहीं चल सकते। अब दुनिया से कर्ज मिलना बहुत मुश्किल हो गया। कायदे आज़म ने कहा था जब इस इदारे को बना रहे थे कि हम सिस्टम देंगे। नंबर 1 ये बताएं कि वो वहाँ पे क्या काम किया आपने। नंबर 2 आपको शरिया कोर्ट कहती है कि आप किसी और निज़ाम पे मुंतकिल हो जाएं तो आप ही उसके अगेंस्ट में जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हम ये समझें कि हमारा स्टेट बैंक इस काबिल नहीं है कि वो कोई मुतबादिल निज़ाम दे सके जो कर्ज लेकर ना चल रहा हो, जो पैदावार बढ़ा के चल रहा हो। एंड आई थिंक यहाँ पर ना बैंकों की, बिकॉज देखिए ये जो फैसला है उसमें आप अपना फिस्कल साइड भी देख रहे हो क्योंकि इंपोर्ट्स जो खुलनी है उसके बाद उसको कर्टेल करना है आपने और उससे आपने रेवेन्यू भी जनरेट करना है। तो इट्स विन विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट, बट अवाम कहाँ है यहाँ पर। और आपको ये कहा जा रहा है मैं बताता हूँ आपको, एक और सवाल आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि जो हुकूमत पैसा ले रही है टी बिल्स के जरिए या अपने पेपर बेचकर उसको डायरेक्ट बैंकों को ना दें, उसको आप कैपिटल मार्केट के जरिए दें। मे भी वो पैसा लोगों के अंदर सर्कुलेट करेगा तो उससे उनकी इनकम का जरिया हो जाएगा। ये भी आप नहीं कर रहे। ठीक। तलकीन जुबैरी साहब लास्ट सवाल जी, आखिरी सवाल जी। गवर्नर साहब ये बताइएगा कि बाहैसियत गवर्नर आप चीज़ें आपने कहा कि 2 रेट चल रहे हैं डॉलर के, तो ये बताइएगा अगर स्टेट बैंक के अफसरान ओपन मार्केट से डॉलर लेने जाते हैं तो उनको किस रेट पे मिलता है और एक आम आदमी अगर डॉलर लेने जाता है तो उसको किस रेट पे मिल रहा है। और दूसरा ये बताइएगा कि जिनके फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं क्या वो डॉलर उनको बैंक्स दे रहे हैं अगर वहाँ से वो डॉलर निकालने अपने ही लेने जा रहे हैं तो। जी तो देखिए जो लोन रीपेमेंट की बात पहले की रिलायंस ऑन एक्सटर्नल डेट, तो वो पहले तो मैं ज़रा थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये प्रॉब्लम तो आपको पता है कि ये ओवरनाइट क्रिएट नहीं हुआ ये तो बहुत देर से हमारा यही सिलसिला चल रहा था कि हम जो है वो अपनी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स थी वो बारो करके पूरा कर रहे हैं और ये कई सालों से वो चलता आ रहा है। तो अब इसमें जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, हम अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ाएं, हम एफडीआई को बढ़ाएं और दूसरे जो फाइनेंसिंग के जो सोर्सेज हैं वो उनको बढ़ाएं और अपनी इंपोर्ट्स के लेवल को जो है वो कम करें। तो ये तो सबको पता है कि ये चीज़ें करने की ज़रूरत है और उसके लिए जो है वो जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो करने की ज़रूरत है। तो उस पर काम भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कि उसका इम्पैक्ट जो है अगर आप ये समझें कि अगले 1-2 महीनों में आएगा तो वो तो ज़ाहिर नहीं आएगा, उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए इमीडिएट जो आपकी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है वो तो आपको जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से बारो करके ही पूरी करनी पड़ेंगी और या आपको अपनी इंपोर्ट्स जो है वो इमीडिएटली कम कर लेंगी। आपको पता है कि इंपोर्ट्स के ऊपर हमने काफ़ी पिछले 6 माह से फोकस किया हुआ है और उसके नतीजे में आपने ये भी देखा होगा कि इंपोर्ट्स कम भी काफ़ी हुई हैं और उसमें हमारे करंट अकाउंट का जो खसारा है उसके ऊपर भी काफ़ी उसका मस्बत जो है वो असर हुआ है। तो इसके नतीजे में कुछ हमें वहाँ से रिलीफ मिला, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लॉन्ग टर्म उसके ऊपर जो हमारे जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो करें और वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होंगे। दूसरा जो फॉरेन करेंसी अकाउंट की बात है, तो फॉरेन करेंसी अकाउंट के ऊपर जो है वो किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो उसमें विड्रॉल बिल्कुल जो है वो हो सकते हैं और अभी भी जो है वो बैंकों से फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के ऊपर जो विड्रॉल्स हैं वो हो भी रही हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है और इसके अलावा इनफ्लोस जो हैं वो भी आती हैं।
तो वो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है। उसमें अगर किसी की इंडिविजुअल कोई कंप्लेंट होती है तो वो हमें बताएं, हम उस बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। पर हमने बैंकों को जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और अभी रिसेंटली हमने इंस्ट्रक्शन को बैंकों को दोबारा इशू किया है, वो हमने उनको यही कहा है कि आपने इंश्योर करना है कि जो भी फॉरेन करेंसी अकाउंट होल्डर आपके पास आए और वो अपने पैसे लेना चाहता है फॉरेन करेंसी में, तो आप उनको बिल्कुल दें। और वो हमारी तरफ से उनको पूरी अश्योरेंस है कि उनके पास अगर डॉलर्स की शॉर्टेज होगी तो हम प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास भी फिजिकल डॉलर्स अवेलेबल हैं और जब कोई बैंक हमारे पास आता है तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और वो डॉलर्स बाय द वे हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं उसमें शामिल नहीं है, वो उसके अलावा हमारे पास रखे हुए हैं फिजिकल में, और वो रिजर्व्स के अंदर शामिल नहीं होते। और अगर किसी बैंक को ज़रूरत होती तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अब हमारी 5 बजे एनालिस्ट के साथ मीटिंग है, तो सॉरी मुझे उसमें अब ज्वाइन करना है। बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का, बहुत शुक्रिया जी सब।